हेलो नमस्कार दर्शकों, झलक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे ऋषि और अदिति के बीच में बहस होती है, जहाँ पे ऋषि उसके कॉलेज पहुँच जाता है और अदिति जो होती है वो ऋषि को बोलती है जाने के लिए और बोलती है हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है ऋषि, मैं हमारे रिश्ते को एक मौका या 10 मौका भी नहीं देना चाहती हूँ। ऑलरेडी मैं तुम्हारे घर में आके उस दिन देख ली थी, तुम्हारी शादी चाहे जैसे हुई है लेकिन हो गई है, अब तुम उसके साथ ही लाइफ बिताओ। ऋषि बोलता है मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता अदिति, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। क्या तुम्हें ये अच्छा लगता अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती? क्या तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगती कि उस दिन गांव वाले मुझे मार डालते हैं? अगर मैंने शादी किया तो अपनी जान बचाने के लिए किया। अगर मैं आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अदिति इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरी जान उस शादी से बची। वो फेक मैरिज है, मैं तुम्हें ये बात कब से समझा रहा हूँ लेकिन अदिति तुम अपनी ज़िद पकड़ के बैठी हो। अदिति बोलती है आज वो फेक मैरिज है, कल को रियल मैरिज होगी तो मैं अपनी लाइफ के साथ कितना कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। ऋषि तुम्हारे लिए कहना बहुत ही आसान है, मैं डिप्रेस्ड हो गई, पहले खुद ही छोड़ दो फिर बोलो चलो मैं तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास लेके चलता हूँ। इज़ इट फेयर? बिल्कुल भी नहीं ऋषि, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आती हैं। इट्स ओके, तुम्हारी शादी हो गई तो हो गई, लेकिन तुम चाहते हो मैं अपनी लाइफ दांव पे लगा दूँ, उस लड़की की लाइफ तुम्हारी लाइफ, तो ये मेरे से नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि तुम चले जाओ। ऋषि बोलता है कि अदिति ये तुम्हारा फाइनल डिसीजन है तो पक्का मैं तुम्हें कभी नहीं छेड़ूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अदिति बोलती हाँ ये फाइनल डिसीजन है, तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग है और आज के बाद मैं तुम्हें कोई कॉल भी नहीं करने वाली। उसके फ्रेंड समझाने लगते हैं अदिति ये जो तू कर रही है वो सही नहीं कर रही है। अदिति बोलती है तो तुम लोगों को वो सही लग रहा है, मेरा दर्द तुम लोग को नहीं दिखाई देता इतना बड़ा धोखा। उसके फ्रेंड्स बोलते आई नो धोखा है लेकिन हमें भी पता है कि अगर वो एक बार चला गया तो आएगा नहीं, अदिति तो कैसे रहेगी। ऋषि की बाइक जो थी वो डगमगाने लगती है और अचानक से ऋषि थोड़ी दूर जाने पे ही गिर जाता है। जैसे वो गिर जाता है अदिति और उसके फ्रेंड्स देखते हैं और वह दौड़ के भागते हैं ऋषि के पास। ऋषि को बाइक से उठाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए अदिति पहुँचती है और जहाँ पे ऋषि बोलता है कि इट्स ओके मैं खुद से खड़ा हो सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऋषि किसी तरह अपने आप को बैलेंस करके उठता है और उसको खरोच लग जाती है जहाँ से बहुत सारे ब्लड आ रहे होते हैं। तब यहाँ पे अदिति बोलती है आई एम रियली सॉरी। ऋषि बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम वैसे भी हमेशा बोलती थी मैं बाइक तेज चलाता कुछ हो जाएगा, और वैसे भी अदिति अब क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ भी हो जाए मुझे तुम्हें इस बात से कभी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तुम्हें हमेशा से गलत लगा हो, मतलब इतने सालों का प्यार भी तुम्हें अब मेरा फेक लगने लगा है, तो अभी बात ही क्या करनी है। अदिति बोलते स्टॉप इट ऋषि, मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। ऋषि बोलते ठीक है तो तुम क्यों दौड़ी चली आई, मुझे चोट लगा मैं खड़ा हो जाता, फिर तुम्हें यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत थी। तुमने बोल दिया ना अदिति अपना फाइनल डिसीजन, बस दैट्स इट। लेकिन एक बात याद रखना, मैं आज तक किसी से प्यार नहीं कर पाऊँगा, मेरा प्यार तुम थी और ये बात तुम याद रखना अदिति। तुम चाहे जिस वजह से मुझे तुम छोड़ने की बात कर रही हो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन अब मैं तुम पे गिव अप करता हूँ बिकॉज मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मैं अब तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, ना ही मेरा कोई कॉल जाएगा, ना ही तुम कहीं डिस्टर्ब होगी। अदिति बोलती ओके गुड, अगर तुम ये करोगे ना ऋषि तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ऋषि बोलता ठीक है मैं ये सब कर, लेकिन अदिति तुम ज़रा एक बार ना मेरी कंडीशन पे रख के सोचना, फिर तुमको पता चलेगा कि मैं कैसे कैसे ये सब चीज़ें झेला हूँ। मैंने जितनी दर्द में तुम हूँ उससे कई ज़्यादा दर्द में तुम हूँ, रात सुबह शाम सब एक कर दिया हूँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी एक बार भी बात नहीं समझी। अगर ऐसा होता तो वो लड़की आज मेरे साथ रह रही थी, मगर ऐसा नहीं है। और तुम्हें खुद समझना चाहिए कि मेरे साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस चल रही है, लेकिन अदिति तुम मुझे मिसअंडरस्टूड कर रही हो, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ। मेरी फैमिली हम सारे एफर्ट्स डालने को तैयार हैं, लेकिन तुम मेरे पे भरोसा ही नहीं करना चाहती, तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। बाय द वे अब बहुत बातें हो चुकी, मुझे नहीं लगता कि फिर से और ये हमारी लास्ट बात थी, अभी मैं चलता हूँ। उसके बाद ऋषि जो होता है वो अपनी बाइक उठाता है और हेलमेट लगा के वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं उसके फ्रेंड से समझाते हैं अदिति तूने ये ठीक नहीं किया, ऋषि की बात तुझे मान जानी चाहिए थी। अदिति बोलती है कि तुम लोग पागल हो क्या, मैं उसकी बात क्यों मानूंगी, वो कुछ भी कहेगा मैं उसकी बात मानती रहूँ, मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं कि अदिति सारे बच्चों को चिल्लाती है और बोलती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग का क्लास मिस नहीं हो रहा है, जाओ तुम लोग यहाँ से। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं अदिति तुझे एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए, ऋषि ने जो किया वो मजबूरी में किया था और उसने सारी कंडीशंस बता दी, तुम लोग को साथ में मिलके इसका कोई सलूशन निकालना चाहिए, तो तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। और यहाँ पे रिद्धि भी बोलती है हाँ दीदी तुमसे ऋषि कितना प्यार करता है, तुमको क्यों नहीं दिख रहा है, तू रह पाएगी क्या उसके बिना, तू खुद का सोचना, अगर वो एक बार चला गया तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा, हमें अच्छे से पता है तेरी कंडीशन इसलिए हम तुझे बता रहे हैं। अदिति बोलते स्टॉप इट गाइस, मुझे नहीं पता मैं रह पाऊँगी कि नहीं, पर मैं अब इस कंडीशन में नहीं कि मैं अपना दिमाग लगा सकूँ, मैं सोच सकूँ। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है ना कि अब मैं कुछ सोचना भी नहीं चाहती और ना ही मैं किसी सोचने की हालत में हूँ। ऐसा लग रहा है कि बस अभी जैसे भी लाइफ चल रही चलती रहे और मुझे अब इस पर कुछ भी कमेंट्स नहीं करना है।
तभी यहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलते हैं इट्स ओके अदिति, अगर तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो ब्रेक ही सही, बट प्लीज़ इस बारे में तुम अच्छे से सोच लेना। अदिति बोलती हाँ हाँ, बट अभी मुझे नहीं सोचना है, अभी मुझे ऋषि के साथ शादी किया, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बात ही ना करूँ, घुटन सी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे झनक की स्थिति बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देती है। डॉक्टर कब से प्रयास कर रहे होते झनक को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे झनक का ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पराशर और मुखिया जी सभी लोग खड़े हुए थे। तभी यहाँ पे नूतन जो थे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ही प्रभु झनक ने मेरा हमेशा सबका भला किया, प्लीज़ आज उसकी रक्षा कर लेना और उसको कुछ भी मत होने देना। मैं नहीं चाहती मेरी बिटिया को कुछ भी हो जाए, उसने बहुत कुछ सहा है, अब उसके साथ क्या होना चाहिए। तभी उसकी सहेली जो रानी रहती बोलती झनक तो फालतू का इतना सब कुछ सोच रही है, हम बोल रहे हैं ना झनक बिटिया को कुछ नहीं होगा। पराशर बोलता है देखो नूतन, अब जो होगा भगवान के हाथ में है, हम खाली अच्छा अस्पताल, अच्छा दवाइयाँ जो बन सकेगा वो सब करेंगे। पहले वहाँ थे लेकिन इनके कहने पे हम शहर के अस्पताल में लाए, हालांकि यहाँ का दवाइयों का खर्चा और रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम इससे भाग तो नहीं सकते ना। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्ची चाहिए, पता नहीं कैसे मिलेगी। यहाँ पे मुखिया जी भी काफ़ी घबराए। उसके बाद यहाँ पे पराशर बोलता है नूतन तुम शांत रहो, वो मेरी बिटिया है, मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। नूतन बोलती है मुझे पता है आप झनक को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो, आप उसे बाप का सारा परवरिश और प्यार दिए हो, लेकिन फिर भी मेरा मन घबरा रहा है, अगर झनक के साथ कुछ हो गया तो मैं किससे बोलूँगी, मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं। पराशर बोलता बस करो नूतन, तुम कितना सोच रही हो। नूतन बोलते मुझे डर भी लग रहा है, एक तो दामाद जी भी नहीं आए, पता नहीं एक तो ऐसी स्थिति में शादी हुई ज़बरदस्ती, कैसी थी कैसी नहीं थी, क्या चल रहा है उसके दिमाग में कुछ नहीं समझ में आ रहा है मुझे। पराशर बोलता है नूतन अभी हम वो बात नहीं करेंगे, अभी हमारी प्रायोरिटी झनक का जान बचाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे लिए। तभी यहाँ पर मुखिया जी बोलते देखिए आप लोग को जो भी पैसों की मदद लगेगी वो सब मैं करूँगा, और उस झनक की जान बचाने के लिए जो हो सकेगा हम करेंगे। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है देखिए हमें पैसे नहीं चाहिए। तो मुखिया जी बोलते हैं मुझे पता है आप लोग काफ़ी स्वाभिमानी इंसान, मैं आपको पैसे की बात नहीं, मैं मदद की बात कर रहा हूँ। जब आप लोगों के पास हो जाए तो ये पैसे लौटा दीजिएगा, हमें कोई भी इससे ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर पुतुल बताती है कि बाबा झनक से बहुत प्यार करते हैं, उसको अपनी बेटी की तरह मानते हैं, अगर काकी वो उनके ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत हेल्प करना चाहते तो इसमें बुरा क्या है। हमें इस बार अपने सारे गीले शिकवे को भुला के झनक की तबीयत के बारे में सोचना चाहिए, उसके इलाज के बारे में सोचना चाहिए, और मेरे ख्याल से बाबा जो कह रहे हैं वो सही है। नूतन बोलती ठीक है आप लोग प्यार करते समझ में आता है, आप उसके ससुराल वाले समझ में आता है, लेकिन दामाद जी का क्या, वो एक बार यहाँ पे आ नहीं पाए, वो उसका एक बार हाल पूछने के लिए भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। क्या समझूँ मैं इस बात को, बताइए आप। तब यहाँ पे पुतुल बोलती देखिए काकी उन सब सवालों का जवाब नहीं है, हम लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरी माँ, काकी, काकू, मेरे बाबा सब बहुत प्यार करते हैं, पर ऋषि का थोड़ा सा बिहेवियर अलग है। एक तो आपको मानना पड़ेगा उनकी जिस कंडीशन में शादी धमका के डरा के ऐसी शादियाँ नहीं होती है, ऐसी शादी में प्यार आना थोड़ा मुश्किल है, और कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते। पराशर बोलता है आप लोग आए उसके लिए धन्यवाद, लेकिन वो शहरी बाबू नहीं आए, पर वो सब हम बाद में सुलटा लेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए जो प्रॉब्लम है और जो हमें प्रॉब्लम के कड़े तक जाना है वो सिर्फ हमारी बच्ची का जान बचाना है, और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। पुतुल बोलती है आप लोग को समझना पड़ेगा, ऐसे कोई गांव वाले ज़बरदस्ती किसी की शादी कर देंगे, ऋषि ये तो सोच के नहीं आया था वो शादी करेगा, और आप लोग को अच्छे से पता है उसकी शादी कहीं ऑलरेडी तय हो चुकी थी, उसकी शादी किसी और के साथ होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई, और यहाँ पे एक ज़बरदस्ती शादी होती है, उसके भी कुछ सपने होंगे, कुछ घर होगा, आप लोग वो क्यों नहीं समझते हैं। आप लोग एक तरफी चीज़ों को नहीं बोल सकते, और अगर शादी हुई है तो हमें मौका देना पड़ेगा, हमें उन लोगों को समझने के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना काकी। तभी यहाँ पे पुतुल बहुत ही अच्छे से सिचुएशन को संभालते उन लोग को से समझाती है। फिर उसके बाद वो लोग बोलते ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मेरी बेटी बहुत सहरी, वो यहाँ पे थी कभी बीमार भी नहीं, और वहाँ पे जाके उसका ये हालत हो गया, कभी सोच नहीं सकते थे। मुखिया जी बोलते हैं हमें पता है झनक बहुत ही पढ़ी लिखी बच्ची, बहुत ही अच्छी बच्ची है, लेकिन हम उसकी हालत ही सोच के हम लोग आए। ऋषि तो काम में इतना उलझा रहता है कि वो नहीं आ सका, लेकिन हम तो आए हैं ना, उसके अपने तो हैं। तभी यहाँ पे वो बोलता पराशर जी चलिए हम हॉस्पिटल्स के स्टाफ से बात करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे नूतन बहुत ही बेसहाय महसूस करते हैं। यहाँ पे जाके मुखिया जी बोलते हैं कि झनक के ट्रीटमेंट के लिए जो भी पैसा होगा वो सब किया जाएगा, मैं बंदोबस्त करूँगा, मैं पे करूँगा, आप लोग ट्रीटमेंट में कोई भी कसर मत छोड़िए। उसके बाद नर्स बोलती ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा होता है कि परिवार बैर नहीं कर पाता, इसलिए हम महंगी ट्रीटमेंट का चॉइस देते ही नहीं, बट इफ़ अगर आप लोग बोल दें तो बेस्ट टू बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा, इसलिए प्लीज़ डोंट वरी, आप लोग यहाँ पे साइन कर दीजिए और सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दीजिए।
हम डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे और अच्छे डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद मुखिया जी बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, बिटिया ठीक हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं झनक की कंडीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देती है। तभी डॉक्टर आती है और बोलती है कि आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। उसकी छाती में कफ जमा हुआ है, वो भी 10-15 दिन से। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही, और ये बात आप लोगों को पता नहीं चली। काफ़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक बच्चे के साथ ये सब हो रहा है, आपको पता क्यों नहीं चल रहा। तब यहाँ पे मुखिया जी बोलते डॉक्टर साहब माफ़ कर दीजिए, हमें शायद पता नहीं चला उस बच्चे की हालत, लेकिन बताइए ना वो कैसी है। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलते ऑनेस्टली इफ़ आई एम स्पीकिंग, तो मैं बोल नहीं सकती कि उसकी हालत कैसी कैसी नहीं, बट मेरी एक ही राय है कि उसका बच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ भी करके प्रे करते रहे। और अभी हम बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट जितने भी सर्जन हैं हमने बुला लिया है ये देखने के लिए कि कुछ छाती में सर्जरी वगैरह में कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, अगर एक छोटी बच्ची मतलब ऐसी एज में उसको साथ ये सब हो रहा है, दैट मीन्स कुछ बड़ी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को स्वीकारनी पड़ेंगी। मुखिया जी बोलते हैं हम माफ़ी चाहते हैं डॉक्टर साहब, वो मेरी बच्ची है और बच्ची को प्लीज़ बचा लीजिए, बहुत अच्छी बच्ची है, उसकी जान हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पैसे का बंदोबस्त कर देंगे, लेकिन प्लीज़ आप बचा लीजिए। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोलती है ओके ठीक है हम ट्राई करेंगे। पराशर बोलता है कि और हम रहने वहने का कोई व्यवस्था हो सकता है तो बताइए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हम कहाँ पे रहेंगे। तभी डॉक्टर बोलती है कि एक्चुअली मुझे नहीं पता, आप बाहर स्टाफ से पूछ लीजिए। मुझे नहीं लगता अगर यहाँ पे पेशेंट के साथ कोई रुक सकता है तो खाली वो एक इंसान, बाकी लोगों को तो यहाँ से जाना पड़ेगा। आजू बाजू पूछिए कोई होटल रहेगा तो आप वहाँ पर रुक सकते हैं, बट अभी के लिए तो मेरे पास में तो ये सब डिसीजन मैं लेती नहीं हूँ, ना ही मुझे कुछ ज़्यादा पता है यहाँ का आइडिया। तो यहाँ पे मुखिया जी जो होते हैं एकदम से भावुक हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान इस बच्चे के साथ कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए, वरना हम सह नहीं पाएंगे। पराशर जो होता है नूतन को संभालता है और बोलता है नूतन तुम हार मत मानो, देखना मैं बोल रहा हूँ ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नूतन बोलती कैसे पराशर, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है, अगर झनक को कुछ हो गया मैं जीते जी मर जाऊँगी, मैं उसको ऐसे नहीं देख सकती। वो उसको एक बुखार भी नहीं आया, वो हमेशा अम्मा अम्मा करती है और आज देखो कैसे जूझ रही है। पराशर बोलता भगवान पे भरोसा रखो नूतन, ऐसे हार नहीं मान सकती हो। तभी यहाँ पे मुखिया जी भी समझाते हैं कि वो बच्ची को ये प्लीज़ ठाकुर जी सही कर दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बच्ची की जान बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सारी मुसीबतें हर लो, हमें बस वो बच्ची की जान बचानी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। सब लोग देख लेते हैं मुखिया जी की कितने दुखी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे नूतन जाके बैठती है झनक के पास, झनक को ऑलमोस्ट होश आ जाता है। झनक जैसे ही आंखें खोलती है वो नूतन को देखती है और वो सवाल करती है माँ तू यहाँ पे कैसे आ गई और तू क्या कर रही है। तभी यहाँ पे नूतन बताती है तेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं अस्पताल में आना पड़ा, तेरे बाबूजी भी आए हुए हैं, सखी मौसी भी आई हुई है, तेरे मुखिया जी भी आए हैं और उनकी बेटी भी आई हुई है। तभी यहाँ पे झनक बोलती सच्ची में पुतुल दीदी आए, मुखिया जी आए हैं, वो लोग भी आए हैं। तभी यहाँ पे नूतन बोलती हाँ लेकिन शहरी बाबू नहीं आए, तो बताइए नहीं दामाद जी क्यों नहीं आ पाए। तभी यहाँ पे झनक बोलती है कि अरे अम्मा कितने बार पूछ तू बिज़ी होंगी इसलिए नहीं आ पाए, तो एक ही बात की रट कितनी लगाती, मुखिया जी और पुतुल दीदी तो आए हैं ना, वो लोग आए तो इतना काफ़ी नहीं है क्या मेरे लिए। तभी यहाँ पे नूतन बोलती लेकिन फिर भी तेरी इतनी हालत हुई और वो नहीं आए, ये चीज़ें मुझे खटकती है झनक तेरे लिए। झनक तभी खामोश हो जाती है। आज रात के एपिसोड लिखेंगे झनक जैसे डिस्चार्ज होती है मुखिया जी वादा करते झनक को अपने साथ ले जाने के लिए कि तुम चलो अपना किताब कापी लेके वहीं पे हम पढ़ाई लिखाई कराएंगे तुम्हारी। लेकिन यहाँ पे झनक शौक हो जाती है, झनक को लगता है अब किस हक से उस घर में जाएगी। दूसरी तरफ ऋषि कॉल करता है और बोलता है जेठू आपने मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर लिए, अदिति ने सारा रिश्ता तोड़ दिया है मेरे साथ, अब शायद अब आप खुश होंगे, जो चाहिए था आपको वो सब मिल गया। तभी यहाँ पे उसकी जेठू बोलते हैं तू झनक को डिज़र्व ही नहीं करता, वो तुझे नहीं, तेरी गलत फहमी है, अब तू झनक के इर्द गिर्द भी नहीं मंडरा पाएगा। आगे एपिसोड पर बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।